प्रशांत किशोर को भी एम्बिशन तो मुख्यमंत्री बनने का तो है ही ना। बेशक उन्होंने एक दलित को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है, अब मुझे तो कार्यकारी अध्यक्ष पे भी ताजुब लग रहा है। प्रशांत किशोर जी जो बिहार बदलने चल रहे हैं, उनके भारतीय संविधान, जनप्रतिनिधि कानून का कितना वीक नॉलेज है। उनको लगता है कि ये भी नहीं पता कि राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य के विधानसभा क्षेत्र में कहीं पंजीकृत होना चाहिए। तो ये तो क्या बिहार बदलेंगे। ये स्ट्रेटजी तो वही बनाते हैं जहां इनको लगता है कि जनता का माहौल इस पार्टी के पक्ष में है, तो वहां पर स्ट्रेटजी बन के घुस रहा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कैसे ये स्ट्रेटजिस्ट है जिनको यही नहीं पता कि कैंडिडेट का नाम उनके कंस्टिट्यूएंसी में है कि नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने 4 कैंडिडेट खड़ा किए हैं, तो उसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ 2 सवाल उठ रहे हैं कि उन पे आपराधिक मामले भी दर्ज। एक फिल्म आई थी पीके, बहुत चर्चित फिल्म थी। आमिर खान उसमें एक्टर थे, हीरो थे। और फिल्म अगर आपने देखा होगा, देखी होगी फिल्म आपने, तो जरा याद कीजिए। एक और चर्चित नाम है पीके, राजनीति में बड़े-बड़े दावे थे और पूरी सरकार बनवा रहे थे। बिहार पहुंच गए, पद यात्रा शुरू की, जन सुराज पार्टी उन्होंने बनाई। विधानसभा का उपचुनाव है और 4 जगह अभी सीट पे होना है। और क्या वो बिहार को समझ पा रहे हैं पद यात्रा करके? क्या जो उम्मीदवार उतार रहे हैं, बिहार की तस्वीर बदलने का दावा कर रहे हैं, क्या वो सही है? कितना सही है? थोड़ा उम्मीदवारों की चर्चा मैं कर देता हूँ। ये है कैमूर की रामगढ़ सीट से सुशील कुमार सिंह कुशवाहा, इनके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज। गया की बेलागंज की सीट से मोहम्मद अमजद, इन पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। और ये सभी मामले जो हैं सौहार्द बिगाड़ने, दंगा फसाद करने के। गया की इमामगंज से जितेंद्र पासवान है, 12वीं पास है, अच्छी बात है। राजनीति में आने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी ज्यादा अनुभवी हो सकता है। लेकिन ये शिशु रोग विशेषज्ञ और इन पे भी मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या इस तरह से बिहार बदलेगा? पीके दोस्तों, मैं रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। संजीव जी साथ है, हमारे लेखक हैं, पत्रकार हैं और लगातार आप अम्बेडकरनामा पर सुनते हैं। गया के रहने वाले, और गया में 2 जगह चुनाव होना है और पीके क्या रणनीति है वो सामने दिख गया। कितना स्वच्छ बिहार बनाएंगे, साफ सुथरा, ये अभी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जल्दी और बहुत ही हड़बड़ी में। संजीव जी, स्वागत है आपका। मैंने ब्रीफ कर दी है, अब आप इसमें बोलिए। देखिए, जी राजनीति में कम पढ़ा लिखा होना जो है वो कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है। हाँ, और अगर आप पढ़ाई लिखाई को क्राइटेरिया मान लेंगे तो आप मान के चलिए कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी को आप उससे वंचित कर देंगे। जैसे कुछ एग्जैक्टली राज्यों में जानबूझ ये के डिबेट, संजीव जी, ये डिबेट संसद में केटी शाह थे, उन्होंने सवाल उठाया था कि कुछ शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक लंबा जवाब दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जो है ना राजनीतिक रूप से ज्यादा मैच्योर हो सकता है, सामाजिक समझ उसकी ज्यादा बेहतर हो सकती है। ये डिबेट उसी समय खत्म हो गया था। जी कंटिन्यू। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ राज्यों में पीछे पंचायतों में शैक्षणिक योग्यता का कंडीशन लगाने की कोशिश करके एक बहुत बड़ी आबादी को जो स्थानीय जो प्रशासन से, स्थानीय निकायों से दूर करने की कोशिश की गई थी। अब उन राज्यों में क्या स्थिति है मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि कुछ राज्यों में कोशिश की गई थी कि सरपंच के लिए भी ये मिनिमम शैक्षणिक योग्यता लगा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि वो कदम जो था बहुत गलत कदम था। और गाँवों में शिक्षा की जो हालात हैं, गाँवों में जो जिस ढंग से सरकारों ने शैक्षणिक हालातों को खराब कर दिया है, तो ऐसे में अगर खुद ही सरकार एक शैक्षणिक योग्यता पढ़े को लिखे लोग भी मूर्ख हो सकते हैं, पढ़े लिखे मूर्ख हो लोग भी सकते हैं। मूर्ख हो सकते और बाकी तो यह है कि सरकार तो ये रिस्ट्रिक्शंस तब लगाए जब उसको ये लगे कि वो खुद शिक्षा प्रोवाइड कर रही है। गाँव में तो हालत हैं। शिक्षा की खराब है। लेकिन अब बात आते हैं कि बिहार की बात आ रही है, जैसे कि बिहार में जो प्रशांत किशोर जी ने 4 कैंडिडेट खड़ा किए हैं, तो उसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ 2 सवाल उठ रहे हैं कि उन पे आपराधिक मामले भी दर्ज। शैक्षणिक योग्यता जो है एक अलग क्राइटेरिया हो गया। बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन बहुत अच्छा काम किया है राजनीति में, और महत्वपूर्ण पदों पे बैठ के बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है।
तो मैं समझता हूँ कि वो इतने इंटेलिजेंट मिनिस्टर्स भी हुए हैं जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद, जो एक ब्यूरोक्रेट जो आईएएस है उससे ज्यादा समझदार उन्होंने काम किया और उनको समझाया कि स्थानीय रूप से ये समस्या है और इसको ऐसे काम करना है। लेकिन ये चारों विधानसभा क्षेत्र में जब कैंडिडेटों की बात हुई तो जो 3 विधानसभा क्षेत्र जो जिसके ऐसे तो चारों विधानसभा क्षेत्र में जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है वो 10वीं और 12वीं है। हमारे हिसाब से जो अभी तक मैंने डाटा दिखा उसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट कोई नहीं है। बेलागंज का कैंडिडेट भी ग्रेजुएट नहीं है, शायद 10वीं पास है। इमामगंज का कैंडिडेट भी शायद 12वीं पास है। तरारी वाला कैंडिडेट वाले जो है वो भी शायद 10वीं पास महिला है। और जो यहाँ से जो लड़ रहे हैं, रामगढ़ से लड़ रहे हैं, वो भी 10वीं या 12वीं पास है। मतलब कि चारों उम्मीदवार को देखें तो 10वीं और 12वीं के उसमें है। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला उम्मीदवार को अगर आप माइनस कर दें तो जो 3 उम्मीदवार जो है रामगढ़ से जो है और बेलागंज से जो अमजद अली है, रामगढ़ से जो सुशील को है और यहाँ से जो जितेंद्र पासवान है इमामगंज से, इन पे आपराधिक मामले भी था। लेकिन उससे ज्यादा मुझे एक और ऑब्जेक्शन है कि जी जब वो 10वीं पास है अगर इमामगंज का उम्मीदवार, तो आप उसको शिशु रोग विशेषज्ञ क्यों बता रहे हैं? प्रशांत किशोर क्यों बता रहे हैं? शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए आफ्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस में शिशु रोग विशेषज्ञ आफ्टर एमडी ही कोई बन सकता है। और एमडी जो है वो 10वीं पास होगा, फिर 12वीं पास होगा, फिर 5 साल का मेडिकल करेगा, एमबीबीएस करेगा, एमबीबीएस के बाद वो एमडी करेगा। फिर उसके बाद उसको एक विशेषज्ञता हासिल होती है, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे पीडियाट्रिक हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स सर्जन हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर हो। तो मुझे ये समझ में आया कि बार बार उनको ये चंद स्वराज पार्टी ने जो बताया कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये बेसिकली जनता से छलने का काम था। अगर वो सिंपल ये बोलते कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आरएमपी डॉक्टर है, और आरएमपी डॉक्टर ने भी कोरोना के टाइम में बहुत अच्छा काम किया था, बहुत जगह काम किया था। जब भारत सरकार के और राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जब फेल हो रही थी तो नहीं कोरोना में गांव देहात में आरएमपी डॉक्टरों ने ही काम किया। संजीव जी, तो कोरोना के दौरान मैंने भी बहुत लोगों की मदद की और सैकड़ों लोगों की मदद की, जी लेकिन उससे मैं डॉक्टर नहीं हो गया। आप जरा सुनिए, वो इस पे उन्होंने स्पष्टीकरण जो दिया है कि मैं बीएचएमडी बिहार का जो है शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चौधरी राज नंदन प्रसाद के साथ 10 साल रहा। वे शिशु रोग विशेषज्ञ थे, मैं 10 साल साथ रहा तो मैं भी शिशु रोग विशेषज्ञ हो गया। मैं पायलट के साथ 10 साल साथ रहूंगा तो मैं पायलट हो जाऊंगा। चलिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इस तरह की जो बातें की गई है, मैं समझता हूँ इससे लगता है कि वाकई में बिहार में कोई परिवर्तन के हक में नहीं है, क्योंकि राजनीति में वो छलकपट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उन्होंने बेलागंज में हराना की बात आई तो पहले एक प्रोफेसर साहब को टिकट दिया था जो मिर्जा गालिब कॉलेज में मैथमेटिक्स के टीचर थे। फिर उनका टिकट काटा गया, अमजद अली को टिकट दिया गया। एक कहा डॉक्टरेट प्रोफेसर का टिकट काट के 10वीं पास को टिकट दिया और उस पर आपराधिक मामला। वो प्रोफेसर साहब पे कोई आपराधिक मामला भी नहीं था। बहाना क्या बनाया गया कि वो बुजुर्ग हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, उनको या तो कहा गया फिर उनको लाया गया। और यही नहीं, मिर्जा गालिब कॉलेज से एक और कैंडिडेट थे, जहां तक मुझे याद है, कुछ सरफराज खान साहब प्रोफेसर थे, वो भी कैंडिडेट थे वहां से बेलागंज से, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तो पढ़े लिखे एकेडमिक प्रोफेसर भी जो उस इलाके में सक्रिय रहे हैं, राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, कैंडिडेट नहीं थे और उसकी जगह अमजद अली को टिकट दिया गया। तो मैं समझता हूं कि अगर उनसे अमजद अली से बेहतर उम्मीदवार थे अगर आपके पास, तो आपने क्यों टिकट नहीं दिया? तो फिर आपका कंसिडरेशन क्या था? अगर शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, अगर ये तो आरएमपी जो डॉक्टर है उनको शिशु रोग विशेषज्ञ बता के आपने क्यों कैंडिडेट बनाया? तो सवाल ये है कि पहले जो आपने तरारी में जो कैंडिडेट बनाया लेफ्टिनेंट जनरल साहब का था, उनकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं था क्योंकि वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, आर्मी में थे और वो निश्चित रूप से उनका रिकॉर्ड था। अब उनके बारे में ऐसी बातें तो बाद में आई नहीं। तो मेरा ये मानना है कि अब उनका वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं था। मैं बड़ा हैरान नाम ही हुआ नहीं था। कि लेफ्टिनेंट जनरल है, फिर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल का रिप्लेसमेंट कौन है? एक महिला, वो 10वीं पास है। तो मुझे इन सारी प्रशांत किशोर की इस रणनीति पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि या तो उनको कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं, और जो कैंडिडेट मिल रहे हैं उनके लिए और भी बहुत सारे कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन में हो जाता है कि आप चुनाव में कितना खर्च कर पाएंगे, आप कैसे पैसा, इनका मुकाबला करेंगे, इनका हाँ। ये जो तमाम लोग जो आपके सामने खड़े हैं, तो ये कंसिडरेशन है। तो इससे तो बिहार नहीं बदलेगा। जी, तो कैसे बदलेगा? क्या प्रशांत किशोर जो उर्वर जमीन बनाने गए हैं बिहार में, इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे,
जो कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस वो कह रहे थे ये पार्टी हमारे हवाले कर दीजिए, हम रिवाइव कर देंगे। ये कह रहे थे ना जिस समय कांग्रेस से उनकी मुलाकात हुई थी। बीजेपी दावा है कि बीजेपी को वही पूरा रणनीति बना के दिए। तो बिहार में उनकी रणनीति बिहारियों ने फेल कर दी है क्या? देखिए देखिए प्रशांत किशोर के सारी डिजाइन पे मैं जो तो पहले से ही बहुत मैं क्वेश्चन उठाता रहा हूँ। इनको बहुत बड़ा एक स्ट्रेटजिस्ट माना गया। इन्होंने दिल्ली में केजरीवाल को भी एस्टेब्लिश किया, पंजाब में अमरिंदर सिंह को भी एस्टेब्लिश किया, हाँ, ममता बनर्जी को भी सब किया, जगन मोहन को भी किया, सबको किया। लेकिन अपने ये नहीं हो पा रहे। किया वहीं पे जहां पे उनके पक्ष में हवा थी। उत्तर प्रदेश में इन्होंने शायद कोई स्ट्रेटजी बनाई थी कांग्रेस के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में, पहले ही निकल गए थे वहां से। तो कभी भी हारते हुए जुआरी पे हाथ नहीं लगाते कि इसके हम स्ट्रेटजी बना के इसको हम जिता देंगे। तो मुझे प्रशांत किशोर पे बड़े तमाम सवाल ये उठते नजर आए हैं कि ये स्ट्रेटजी तो वही बनाते हैं जहां इनको लगता है कि जनता का माहौल इस पार्टी के पक्ष में है, तो वहां पर स्ट्रेटजी बन के घुस रहा हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कैसे ये स्ट्रेटजिस्ट है जिनको यही नहीं पता कि कैंडिडेट का नाम उनके कंस्टिट्यूएंसी में है कि नहीं है, इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि जो कैंडिडेट को खड़ा किया जा रहा है उसका नाम उस कंस्टिट्यूएंसी में है कि नहीं। जनप्रतिनिधि कानून को झूठा ठहराने लगे। इनके लॉ पे मुझे बड़ी सवाल, जब जब एसके सिंह के उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब के उस पर सवाल उठा योग्यता पे, वोटर लिस्ट पे, योग्यता पे नहीं उनका सवाल उठा, वोटर लिस्ट पे नाम नहीं था, तो ये बड़े तर्क नहीं कुतर्क कर रहे थे। कह रहे थे मैं इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करूंगा। इस देश में पॉलिटिकल साइंस को जिसने बीए में पढ़ा है, जिसने 12वीं में पढ़ा है और जो एमए पास है, जो लॉ किया हो, उसको पता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए देश के किसी भी हिस्से में आज मतदाता रजिस्टर्ड होकर कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, जितने भी लोकसभा क्षेत्र। विधानसभा नहीं, लेकिन विधानसभा में आप जब चुनाव लड़ेंगे तो जिस संबंधित राज्य के विधानसभा के लिए आप चुन के जाना चाहते हैं, उस संबंधित राज्य के अंदर आपको किसी भी गांव में किसी भी बूथ पे एज ए रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है। यानी कि उस राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र में, बिहार में जैसे 200 से ऊपर विधानसभा क्षेत्र है, तो 200 से ऊपर जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी विधानसभा क्षेत्र में से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आपको रजिस्टर्ड वोटर अगर आप हैं, वहां पे पंजीकृत वोटर हैं, तो आप राज्य के किसी भी विधानसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं। सवाल ये था कि जनरल साहब का चुनाव तो वो तो नोएडा में रजिस्टर्ड थे। और दूसरा ये है कि रिव्यू जब हुआ, जब वोटर पंजीकरण चुनाव से पहले एक बार वोटर जो पंजीकृत जो वोटर होता है उसका वो होता है, समय समय पे नवीनीकरण होता है। तो नवीनीकरण के समय भी जनरल साहब ने वहां ट्रांसफर नहीं कराया था, तो ये नॉमिनेशन के वक्त आपके लिए वोटर लिस्ट रिवाइज थोड़ी होगा। तो जिस तरह का प्रशांत किशोर तर्क दे रहे थे, उससे मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि प्रशांत किशोर जी जो बिहार बदलने चल रहे हैं, उनके भारतीय संविधान, जनप्रतिनिधि कानून का कितना वीक नॉलेज है। उनको लगता है कि ये भी नहीं पता कि राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य के विधानसभा क्षेत्र में कहीं पंजीकृत होना चाहिए। तो ये तो क्या बिहार बदलेंगे, इनको तो आईएएस लोग ऐसे ही मूर्ख बना देगा, 4 फाइलें घुमा देगा इधर से उधर करके और कहेगा कि ठीक है सर ये साइकोलॉजी नहीं है कि कहां से कैसे वोटर लाना है, ये कानून है, इसमें ऐसे करना पड़ेगा। ये तो आईएएस के हाथ के कठपुतली बन जाएंगे, इनको तो सामान्य ज्ञान ही नहीं है इनका। ये तो अदना सा जो कंपटीशन की तैयारी करता है ना, वो भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ता है, सारे भारत के संविधान डीडी बसु की किताब पढ़ता है। देखिए किसी भी, हम लोग भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो मैं थोड़ा बता दूं कि जब हम लोग भी आईएएस पीसीएस की तैयारी करते थे, तो एक डीडी बसु का कॉन्स्टिट्यूशन का किताब आता था। उसमें मैंने पढ़ा था कि उस राज्य में आपका मतदाता सूची में रिजर्व होता है। अब तो सारे अखबारों में आता है हर चीज में। और हमको लगता है ग्राम पंचायत के मुखिया को भी पता हो, ग्राम पंचायत के मुखिया को पता होगा कि हमको एज ए रजिस्टर्ड वोटर कहाँ होना है। अगर हम मुखिया के चुनाव लड़ेंगे तो जिला परिषद के चुनाव लड़ेंगे तो हमको रजिस्टर्ड वोटर कहाँ होना है, और अगर हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो हमको रजिस्टर्ड वोटर कहाँ होना है। तो मैं प्रशांत किशोर के लीगल नॉलेज में मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, और जो पॉलिटिकल नॉलेज और जो खास करके जो संवैधानिक नॉलेज, जो भारत के जो संविधान को और जो लॉ के लेकर जो वो इतना बड़ा ज्ञाता है, पता नहीं कहाँ यूएन में काम किए हैं, बताते हैं कहाँ अफ्रीका किए हैं, कि सोमालिया में किए हैं, कि उधर लैटिन अमेरिका में किए हैं, मुझे नहीं पता है, वो कहीं बताते नहीं है कि कहाँ सोमालिया में थे, कि साउथ अफ्रीका में थे, अफ्रीका से सोमालीलैंड में थे, कि उधर कहीं कोलंबिया में थे, ब्राजील में थे, मुझे आज तक नहीं पता। और क्या काम किए मुझे आज तक नहीं पता, और किस पोस्ट पे थे यूएन में, ये सारा कुछ नहीं पता। इतना पता है कि वहां से कहीं से आए थे, फिर कांग्रेस पार्टी को कहते थे कि हम आपको जिंदा कर देंगे, और ये तब प्रपोजल लेके गए थे जब कांग्रेस पार्टी कहते हैं शासन में थी। तो शासन में थी तो आप जैसे बहुत स्ट्रेटजिस्ट वहां घूम रहे थे, तो कौन इनको भेजा था, किस लिए भेजा था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर संजीव जी मोदी जी के ब्राह्मण पास है कि चले गए। भूमिहार है?
ये मुझे ब्राह्मण एग्जैक्ट की नहीं भूमिका। पता, लोग तो बोलते हैं ब्राह्मण ही है, भूमिहार नहीं है, ब्राह्मण ही है। लेकिन तो ब्राह्मण है तो नहीं हमको लगता नहीं, है कि जी जी। ब्राह्मण है तो इसका मतलब है कि देखिए ब्राह्मण तो ऐसे भी समझदार होते हैं, और इसीलिए इन्होंने प्रशांत किशोर रखा, पीके रखा, पीके पी नहीं बताया। अभी आपने पीके फिल्म की चर्चा करी थी, ये पीके पी है, प्रशांत किशोर पांडे हैं। तो आरजेडी वालों ने फटाफट लिख के खुलासा कर दिया। पता तो हम लोग को पहले ही से था कि ये ब्राह्मण है कि भूमिहार है, बहुत लोग हल्ला कर दिया भूमिहार है। अगर भूमिहार होंगे तो समझ लीजिए कि वो पहले ही थोड़ा सा नुकसान झेल जाएंगे, क्योंकि बिहार में ब्राह्मणों के प्रति उतनी एलर्जी नहीं है जितना भूमिहारों के प्रति दूसरी जातियों की एलर्जी है। भूमिहार का नाम आएगा तो राजपूत भी खिलाफ हो जाएगा, भूमिहार का नाम आएगा तो ब्राह्मणों भी खिलाफ हो जाएगा, कहेगा अरे नहीं 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 नहीं, कोई भी एक्सेप्ट भूमिहार एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर भूमिहार होंगे भी तो फिर अगर तो छुपा रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मुझे जानकारी है ब्राह्मण ही है, भूमिहार नहीं है। वो सुनील नहीं, पांडे वाले ब्राह्मण पांडे नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं, वाले पांडे ब्राह्मण हैं जो तरारी से ब्राह्मण है। मेरे कहने का मतलब ये था कि ब्राह्मण तो शिक्षा के शीर्ष पे रहे हैं, तो जी इतना बेसिक ज्ञान तो उनको होना चाहिए था। ब्राह्मण तो सब वो ज्ञान हाँ, देने इस वाले बात पे समुदाय मैं हैं। बहुत हैरान था कि जो इतने भी मतलब कि लॉ से रिलेटेड नॉर्मल लॉ है, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा लॉ भी नहीं है कि आपको बहुत डीप में लॉ की किताबों में जाना है। ये बेसिक्स है इंडियन पॉलिटिकल साइंस में। अगर आप सुभाष कश्यप की किताब पढ़ें, डीडी बसु की किताब पढ़ें, भारत सत्य, भारत के बहुत सारे लोगों ने कोई अच्छी भी अच्छी किताब, किताबें लिखी है, हिंदी में भी कोई कोई अवेलेबल है, भी। अंग्रेजी में भी अवेलेबल है। और ये सारी किताबें तो बेसिक हर राजनेता को पढ़ना चाहिए। वो जो इधर उधर से लोगों से सलाह लेते हैं कि बताओ इसमें क्या बोले जाके विधानसभा में, इसमें क्या बोले पार्लियामेंट में, या कल हमको भाषण देना है वहां जाके क्या बोले, तो उससे अच्छा है कि अगर राजनेता लोग अगर खुद ही इसको एक एक बार, दो दो बार, चार चार बार इन किताबों को पढ़ लें, तो सिर्फ यही फील्ड नहीं बाकी फील्ड में भी इनको काफी कुछ मदद मिलेगी। और हर चीज में स्टेट के क्या सब्जेक्ट है, सेंटर का सब, नेता लोगों को पढ़ने की आदत थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि कोई बालू का ठेकेदार है, कोई गिट्टी का ठेकेदार है, कोई शराब का ठेकेदार है, वही नेता बनता है। और 5-7 अटेंडेंट साथ में रख लेता है जो संविधान का नॉलेज उसको देता रहता है, और उसी में अगर कोई गलत नॉलेज दे गया संविधान का तो फजीयत भी हो जाएगी बोलते हुए। ये भी हो जाता है कि कोई अटेंडेंट बदमाश निकला, सलाहकार जो पे रोल पे आपका सब सलाह दे रहा है कि भारत के संविधान की धारा ये कहता है, और वो कुछ से कुछ संविधान की धाराएं उल्टा बताते हैं और उसमें कुछ प्रोविजंस भी गलत बता दे, तो आपकी तो मंच में फजीयत हो जाएगी पूरी की पूरी। तो नेताओं को थोड़ा सा पढ़ने की आदत भी डालनी चाहिए। प्रशांत किशोर तो मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव पे लगातार सवाल उठा रहे थे। प्रशांत किशोर में मुझे इसलिए भी बहुत हैरानी है कि तेजस्वी यादव के एजुकेशन पे आप सवाल वो उठा रहे ठीक थे, नहीं जो था, 12वीं पास है, वो लगातार आप कह रहे वो थे। ठीक नहीं था। तेज प्रताप पे भी कह रहे थे। तो मैं इस बात पर हैरान था कि चलिए 12वीं पास है, उनकी योग्यता एक ये भी है कि लालू, देखिए मैं इस बात पे बोलता हूँ उनकी 12वीं पास से ज्यादा उनकी बड़ी योग्यता ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसलिए सत्ता उत्तराधिकार में मिला है। इस मामले में नीतीश कुमार अच्छे हैं, नीतीश कुमार आज भी चाहे, देखिए नीतीश कुमार के आप राजनीति, बेशक बहुत बड़े राजनीतिक विरोधी हुई है, नीतीश कुमार ने राजनीति में व्यक्तिगत रूप से परिवारवाद को नहीं बढ़ाया। वो चाहे तो अपने बेटा को राज्यसभा भेज सकते हैं, चाहे तो अपने बेटे को विधानसभा भेज सकते हैं। उनकी पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि अगर अपने बेटे को राज्यसभा भेजना चाहे तो ना भेजें। लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार को आपको सम्मान करना चाहिए कि राजनीति में उस तरह के परिवारवाद लाने के लिए नहीं रहे कि बेटे को राज्यसभा पहुंचाते, एक बार राज्यसभा भेज ही देते, फिर पेंशन भी लग जाता और तमाम सुविधाएं भी दिल्ली में मिल जाती है। लेकिन नीतीश कुमार ने उस चीज को अभी तक प्रमोट नहीं किया। अगर आगे करे तो बात अलग है, हो सकता है कि अगली बार प्लान करें कि अब हम रिटायर हो रहे हैं तो बेटा एक बार राज्यसभा पहुंच जाए, पेंशन पुंशन लग जाए। तो मेरा ये मानना है कि तेजस्वी यादव की योग्यता तो यह है कि लालू यादव के बेटे हैं, पुत्र हैं, 12वीं पास हैं, आप उनकी योग्यता पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आपके पास चारों में से कोई भी ऐसा मैं कैंडिडेट उस विधानसभा सवाल क्षेत्र से में नहीं मिला। पीके के सवाल से मैं एग्री नहीं हूँ, और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सवाल तो उनके डिग्री पे भी उठेंगे। वो क्या-क्या डिग्री लेके आए हैं पहले पब्लिक तो करें। नॉमिनेशन तो भरे, कहाँ-कहाँ से डिग्री है उनकी। डेफिनेटली नॉमिनेशन भरने डेफिनेटली का देखिए, डेफिनेटली देखिए, अगर आपके पढ़ाई लिखाई में आपकी योग्यता है तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोग जान पता जाते हैं। चल जाता है कि कितना, हाँ, कि इसका पता होता है कि कितना पढ़ा लिखा है। अब मुझे क्या बताने की जरूरत है, हमारे फेसबुक पे लोड है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए हूँ। कोई अगर जानकारी लेना चाहेगा तो मैं दे सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बताने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर डिग्री आपकी क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं। आज की डेट में मतलब कि हर आदमी का पता चल जाता है, और एक राजनेता को बताना चाहिए। और जब आप दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार की डिग्री पे कोई सवाल थोड़ी उठाता है, लालू प्रसाद की डिग्री पे कोई सवाल उठा रहा है। लालू प्रसाद यादव भी एमए में पास ही है,
अपने एमए चाहे जिस सब्जेक्ट में पास किए हो, मुझे लॉ एग्जैक्ट नहीं है, पता। लॉ नीतीश कुमार भी लॉ इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट है। तो इंजीनियर है। 74 के मूवमेंट के सारे लीडरों की एक डिग्री लोगों को पता है, क्योंकि छात्र मूवमेंट से निकले हुए थे। प्रशांत किशोर छात्र मूवमेंट से भी नहीं निकले हैं। अब ये यूएन भारत में कहाँ से पढ़े, उसके बाद यूएन में कैसे गए, यूएन में किस डिग्री पे गए, क्या है, ये सारी चीजों का एक प्रोफाइल उनको बिहार की जनता को बताना चाहिए। और इसलिए भी बताना चाहिए कि हम यहाँ पे इन चीजों पे ये डिग्री लेके हमारे पास ये एक्सपर्टाइज है और हमने यहाँ पे ये काम किया है, तो हम इस तरीके से बिहार को बदलें। हमारे पास एक कैपेबिलिटी है। नीतीश कुमार अपने शुक्रिया। आप को टेक्नोक्रेट बताते हैं, बिहार बदलने के लिए वो बताते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हर राजनेता को, प्रशांत किशोर को भी एम्बिशन तो मुख्यमंत्री बनने का तो है ही ना। बेशक उन्होंने एक दलित को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। मुझे तो कार्यकारी अध्यक्ष पे भी ताजुब लग रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष साहब ने पूछा कि नहीं पूछा कि भैया ये जो चारों कैंडिडेट बना रहे हैं इसमें से एक दो तो पढ़े लिखे उतार दो, क्योंकि वो तो अम्बेसडर थे। कार्यकारी अध्यक्ष की डिग्री पे कोई सवाल नहीं है, वो आईटी के पढ़े हुए हैं। आईटी के पढ़ने होने के बाद वो भारतीय विदेश सेवा में चयनित हुए, वो वहां पे जाके नौकरी भी किए बाहर में, अम्बेसडर भी रहे, तो उनकी डिग्री पे सवाल नहीं है। तो कार्यकारी अध्यक्ष साहब जिनकी डिग्री इतनी अच्छी है और अम्बेसडर रहे हैं, उनको कम से कम बोलना चाहिए था कि भैया 4 में से 1-2 कम से कम ऐसे उतारिए जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो और शैक्षणिक योग्यता बढ़िया हो। मिल सकते थे उस इलाके में। गया में ही बहुत लोग डॉक्टर्स हैं, बहुत लोग इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग और भी पढ़े लिखे प्रोफेसर्स हैं। बोध गया में, मगध में यूनिवर्सिटी है, गया के अंदर पटना में यूनिवर्सिटी है। उस इलाके के बहुत सारे पढ़े लिखे पिछड़े भी हो सकते थे, मुसलमान भी हो सकते थे। जातीय आपका अगर प्राथमिकता थी तो वहां पिछड़े भी प्रोफेसर मिल जाएंगे, दलित भी प्रोफेसर मिल जाएंगे, और आपको इमामगंज से लड़ाना था तो दलित प्रोफेसर कोई मिल जाता आपको गया कॉलेज से, मगध यूनिवर्सिटी से। ऐसा तो है नहीं कि दलित प्रोफेसर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। और थोड़ा सा हमें जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मुझे अभी तक यही लग रहा है कि इस फैसले में जो कैंडिडेट उतरे हैं वो रबर स्टैंप ही हैं। उनके फैसले की कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। वो दलित वोटरों को ये बताने के लिए सिर्फ है कि हमने दलित कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उनकी फैसलों में कितनी सहमति है या कितना और राय रखते हैं, उनकी राय कितनी सुनी जाती है, उसमें मैं थोड़ा सा अभी भी मुझे थोड़ा सा शक नजर आ रहा है। चलिए संजीव जी, पीके फिल्म हमने देखी थी, बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट था। शायद बिहार में भी वो एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, संजीव जी थे और बहुत खुल के बेबाकी से बात रखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया संजीव जी।